और प्लानिंग ये थी कि निवेशकों को भटकाया जाएगा, बहकाया जाएगा कि आपका पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, उनके सहारा श्री के बच्चे भाग गए हैं और पत्नी भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है, तो पैसा कौन देगा? और कंपनी में आप लोग करते रहिए, बाकी जो लोग हैं, वो इधर-उधर किसी न किसी की शरण लेकर के बचते रहेंगे और इसी तरीके से टाइम बाई करते रहेंगे, समय बीतता जाएगा। 2010 से 2015 हो गए हैं, 15 साल हो गए। इनका इरादा था कि 5 साल और खींच लेंगे, 20 साल में तो अब आधी आबादी ऐसे ही खत्म हो जाएगी या थक हार जाएगी, छोड़ देगी, अपना रास्ता बदल लेगी एवं प्रकार से ये मामला पूरी तरह से सलट जाएगा। और इसमें जो लूट हो सकता है, उसको लूट लो। जो जहां बैठा है, वो उस जगह को लूट करके अपना माल बनाना चाहता है और इसकी बहुत ही पुख्ता जानकारी मेरे पास है। मेरे पास उन शख्स के नाम भी हैं, जो लूट करके शुद्ध और शुद्ध अपना वारा न्यारा करने में लगा हुआ है। उसे कोई लेना-देना नहीं है निवेशकों से, उसे कोई लेना-देना नहीं है कर्मचारियों से, उसे कोई लेना-देना नहीं है फील्ड वर्कर से, उसे कोई लेना-देना नहीं है कंपनी मरे, कंपनी उभरे, डूबे, कोई लेना-देना नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना लूट का पैसा निकाल करके कैसे भाग जाएँ, कैसे फरार हो जाएँ, इसकी जुगत में लगा हुआ है। हर सेक्शन में, हर डिवीजन में सहारा की जितनी कंपनियाँ हैं, जितने चीज़ अभी तक भी जो ऑपरेशनल है, उस सब में जो लोग हैं और सबका एक कॉकस बना हुआ है। अलग-अलग पावर सेंटर वहाँ काम कर रहा था। वो सब कॉकस मिल करके सोच रहा है कि सहारा श्री का परिवार तो अब है नहीं, दोनों बच्चे तो बाहर हैं और पत्नी को डराते रहेंगे और ये सब काम करके हम कुछ यहाँ से ये ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेंगे, इस दफ्तर पे कब्ज़ा कर लेंगे, यहाँ से ये पैसा बना लेंगे। यही तिकड़म इन लोगों के तरफ से लग रही थी। लेकिन इस बीच में आ गई सरकार। सरकार का चलने लगा डंडा। सरकार अपने तरफ से करने लगी कार्रवाई। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अपना काम करने लगी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना काम करने लगी। दूसरी तरफ जो रही सही कसर थी, वो निवेशकों के डिफरेंट एसोसिएशंस ने देश भर में जो बलवा किया, जो बवाल मचाया और अभी भी मचाने पर उतारू है, कर ही रहे हैं वो लोग, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कर रहे हैं, संयुक्त जन आंदोलन मोर्चा जो है उनका वो कर रहा है। झारखंड में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जहां कहीं भी जो कुछ भी इकट्ठे हैं, वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो उनके तरफ से था, लेकिन जो असल कार्रवाई हुई मित्रों, वो सरकार की तरफ से हुई और इसका टाइमलाइन आपको देखना बेहद जरूरी है। जून में सरकार बनी 2024 में और जुलाई के पहले सप्ताह में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो अटैक हुआ, जो छापेमारी हुई सहारा के मुख्यालय पे, वो इस बात का द्योतक थी कि अगला जो जुलाई आएगा, मतलब अगले 1 साल आते-आते सरकार सहारा के मामले को इस पार या उस पार कर देगी, मतलब आर-पार कर देगी। उसमें ययों ने तस्यों की स्थिति नहीं रहेगी और सरकार ने यह तय कर लिया था। सेबी और सहारा के बीच में ऑलरेडी मामला है। सेबी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सरकार के पास सारी जानकारी थी कि भाई सरकार सहारा अपना क्या दलील दे रही है और सेबी की क्या दलील है। इन सबका मूल्यांकन करते हुए सरकार ने दखल दिया और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ना प्रारंभ की। अब जो वो रिपोर्ट आएगी, वो मैं बताऊंगा अभी। असल कहानी हुई क्या इस बीच में? असल कहानी हुई कि ये जो चौकड़ी थी कुछ लोगों की, जो कि सहारा को लूटना चाहती थी, जो सहारा के माल को लूट करके फरार होना चाहती थी, उसको सुब्रत रॉय के सुपुत्र ने और उनके परिवार ने, मतलब खास तौर से उनकी पत्नी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया।
और उसमें सरकार की बड़ी भूमिका है। सरकार ने बीच बचाव किया। सरकार ने विश्वास दिलाया कि आप परेशान मत होइए, हम आपका इलाज कर सकते हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पाक साफ तरीके से हमारे सामने आना पड़ेगा। इस तरह से आएंगे, 3-5 करके आएंगे तो वो नहीं होगा। पाक साफ का क्या मतलब था कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या है और आपके पास क्या देना है और आपको किसको देना है और आपके पास क्या है। ये अगर आप साफ-साफ हमें बता दें, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। और इसको, इस सवाल को और डिकोड ठीक से करने के लिए जो सरकार का जो पोर्टल लॉन्च हुआ, जिसके माध्यम से सरकार ने कहा कि जो कोई भी निवेशक हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे करें, सरकार उसका सत्यापन करेगी और आपका जो डिमांड आएगा, उसको पहले 5,000 करोड़ रुपए के माध्यम से पूरा करेंगे और फिर दूसरे 5,000 करोड़ रुपए की निकासी करके उसको पूरा करेंगे। इस पूरे कवायद में सरकार की मंशा ये थी कि असल में सहारा के जेन्युइन निवेशक कितने हैं, इसकी पहले जांच की जाए। और अभी जो ये पूरी फिजा में सेबी ने के दुष्प्रचार कही है या पिछली सरकार के दुष्प्रचार से कि सहारा के सारे निवेशक फर्जी हैं और ये सारा का सारा पैसा ब्लैक मनी है, इसकी पोल खुल गई। मित्रों, मुझे कभी-कभी बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। सहारा के प्रबंधकों ने क्या किया? कैसे एक अच्छी कंपनी तबाह हो गई? आप 1 दिन पहले का एग्जांपल, 2 दिन पहले का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। टाटा समूह में भारी विद्रोह हुआ, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसे आप देख सकते हैं। टाटा समूह को आरबीआई ने सलाह दिया कि आपका जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है टाटा का, वो अपर लेयर में है, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन अब करना, लिस्टिंग कराना जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज में और इसकी सूचना आपको आरबीआई को देनी पड़ेगी। टाटा का एक ग्रुप कहता था, टाटा कंपनी में ही, टाटा सन्स में और टाटा ट्रस्ट में, इस पर मैं अलग से बताऊंगा, विस्तार से आपको बताऊंगा। टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट का 66% स्टेक है। तो टाटा ट्रस्ट का एक ट्रस्टी कहता था कि हम इसे लिस्टिंग नहीं करेंगे, हम इसे प्राइवेट को प्राइवेट ही रहने देंगे, हम सरकारी पचड़े में, रेगुलेशन में नहीं जाना चाहते। आरबीआई का डंडा था। आरबीआई ने कहा नहीं, आपका जो फाइनेंशियल ऑपरेशन है वो अपर लेयर में पहुंच गया है। अगर आप छोटे स्केल में कुछ भी करते रहते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपका स्केल बड़ा है, इसमें बहुत सारे निवेशक आ गए हैं, तो निवेशकों का ध्यान रखना, जिनके पैसे लगे हुए हैं उनका ध्यान रखना हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। और दूसरी बात, आरबीआई हमेशा ये देखती है कि जहां कहीं भी पैसे का लेन देन हो रहा है, उसको, उस पर नजर रहे, उसका कंसोलिडेशन हो, उसका बैंकिंग